हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन पैनल कोड 1860 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही इजी टॉपिक की, एंड दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। व्हाई आई कॉल इट ए सिंपल टॉपिक? बिकॉज मुझे समझ में आ गया, थोड़ी देर में आपको भी आ जाएगा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत परिरोध की। इट इज ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 53 को अगर हम देखें तो वहां पे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स बताया हुआ है। पहला कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी पे लटकाना। दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक जिंदा है जेल में पड़ा रहेगा। तीसरा काला पानी की सजा थी, जो बाद में रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर फोर्थ उसके बाद में हमारे पास आता है इम्प्रिजनमेंट, और इसके बाद में फाइन। इम्प्रिजनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि साधारण कारावास और कठोर कारावास। अब अपन जनरली यूं बोलते हैं कि साहब उसको जेल में चक्के पिसवाते हैं, पत्थर तुड़वाते हैं। तो ये क्या है बच्चों? एक काम भी करना पड़ रहा है आपको जेल के अंदर, मेहनत भी करनी पड़ रही है। इट इज ऑल द पार्ट्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से बैठे हैं, एक बहुत ही सिंपल टर्म के, छोटी टर्म के लिए आपको रखा गया है जेल में, और कोई ज़्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाई जा रही। तो इसका मतलब यू आर अंडर सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और दूसरी तरफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास। तो बच्चों, इसी कठोर कारावास या रिगरस इम्प्रिजनमेंट का एक पार्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। तो पहले हम ये समझें कि ये है क्यों। जब हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स की बात करते हैं, दंड के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। जैसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी भी, अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है तो उसका भी हाथ काट दो, खून के बदले खून, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी, हर हाल में उसको डेटर करना है, चाहे फांसी पे लटका दो, चाहे उसको काला पानी भेज दो, कहीं भी उसको तड़ी पार कर दो, दोबारा वो ऐसा ना हो कि दोबारा वो उसी सोसाइटी में आके क्राइम करे। किसी भी तरह से उसको वहाँ से रफा दफा करो, डेटरेंट थ्योरी। फिर आता है प्रिवेंटिव थ्योरी, उसी सोसाइटी के अंदर ही उसको रखना है लेकिन लोगों से अलग। जैसे जेल की इम्प्रिजनमेंट की कंसेप्ट आ गई, सिंपली जो जेलों में रखा जाता है। फिर आता है एक्सपायरेशन थ्योरी, यानी कि जहां पे आपको रिग्रेट हो, आपको पश्चाताप हो। तो ऐसी थ्योरी जनरली ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी जो है वो यूज़ होती है। कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम नहीं कर पाते मॉडर्न टाइम्स के अंदर, लेकिन जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जहाँ पे कंडमन करके यानी कि थोड़ा डांट डपट करके छोड़ दिया जाता है, फाइन भरवा लिया जाता है, वहाँ पे ये थ्योरी काम भी करती है कि आप अक्यूज्ड को जो है वो गिल्टी है, वो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो ये थ्योरी भी काम आती है। फिर आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत। खुली जेलें, जो ओपन जेल की कंसेप्ट है, वो आपके यहाँ आ जाती है। हमें अपराध से घृणा करनी है, अपराधी से नहीं। इस विचारधारा पर फिर हमारी रिफॉर्मेटिव या सुधारात्मक सिद्धांत आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटिंग टू थ्योरीज नहीं था, ये सिर्फ मैंने आपको एक रेफरेंस की फॉर्म में बताया है। थ्योरीज पे एक पूरा क्वेश्चन हम अलग से तैयार करेंगे। अब बात आती है कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो कंसेप्ट है सेक्शन 73-74 के अंदर, क्या इसका भी जुड़ाव किसी थ्योरी से है? तो बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कह सकता कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात इस थ्योरी में की गई है, लेकिन अगर हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑब्जेक्ट समझ लें कि एकांत परिरोध क्यों किया जाता है,
तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी एक थ्योरी तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है। अगर मैंने कोई अपराध किया है और ये प्रूव हो जाता है, फाइनली कंक्लूसिवली ये प्रूव हो जाता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जो मेरी टोटल पनिशमेंट है, जो टोटल इम्प्रिजनमेंट है, उसके कुछ टाइम के लिए मुझे बाकी कैदियों से, बाकी जो इम्प्रिजन्ड पर्सन्स हैं उनसे अलग रखा जाएगा, ताकि मैं एकांत में ये विचार कर सकूं कि मैंने जो किया था वो सही था या गलत था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी का पार्ट तो है ही, क्योंकि मुझे सोसाइटी से अलग कर दिया गया है ताकि मैं दोबारा अपराध ना कर सकूं। दूसरी तरफ ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट भी है, ताकि मैं अकेले में ये सोच सकूं, विचार कर सकूं, मेडिटेट कर सकूं कि मैंने जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। तो बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। सेक्शन 73, सेक्शन 74, दो सेक्शन जो है वो आपके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे अब इन दो वर्ड्स को समझते हैं, सॉलिटरी एंड कन्फाइनमेंट। सॉलिट्यूड, आपने कई बार एक पोइम सुनी होगी, सॉलिट्यूड। भाई मैं अकेला रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ, ये सॉलिट्यूड है। तो इसी से आपका एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ सॉलिटरी का मतलब है एकांत, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने एकांत में रखना है, या तो उस अथॉरिटी चाहती है कि वो एकांत में रहे, या वो व्यक्ति खुद चाहता है कि वो एकांत में रहे। तो ये तो बात होगी सॉलिटरी। अब आते हैं कन्फाइनमेंट की बात। तो जैसे कन्फाइनमेंट वर्ड आता है आपका ध्यान जाएगा सीधा सेक्शन 340 पर, जहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वर्ड यूज हुआ है। तो अगर हम 339 की बात करें या 340 की बात करें, तो वहाँ दो ऑफेंस अलग से हमारे मेंशन है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ और आप इंटेंशनली किसी क्राइम करने के पर्पज से मुझे रोकते हैं, और जिस वे पे मैं जा रहा हूँ उस वे पे आप मुझे नहीं जाने देते, इसका मतलब अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ और आप मुझे ईस्ट की तरफ नहीं जाने देते, बाकी जितनी भी डायरेक्शन से मैं जा सकता हूँ पर आप मुझे ईस्ट की तरफ नहीं जाने देते, और यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्रिमिनल है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आपने एक ऑफेंस कर दिया है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, 339। और अगर आपने मुझे किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया है, आपने मुझे किसी रूम में बंद कर दिया है, किसी बिल्डिंग में बंद कर दिया है, या चार लोगों ने मुझे घेर लिया है, मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध है। यही कन्फाइनमेंट की कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ सेक्शन 73 एंड 74 में मिलेगी। तो सेक्शन 73 के अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी अपराधी को, जिसका अपराध पूर्णतः साबित हो चुका है, ऐसे अपराधी को जिसे कठोर सजा दी गई है, उसे अगर न्यायाधीश चाहे तो एकांत परिरोध की सजा भी सुना सकता है। तो ये बातें बच्चों सेक्शन 73 के अंदर है। तो सेक्शन 73 के दो पार्ट हैं। एक तो सेक्शन 73 के अंदर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ जनरल बातें आपको बताई हुई है, फिर जो लिमिटेशन है वो हमें बताई गई है। तो 73 जो है वो पहले तीन बातें 73 के अंदर क्या है वो ये देखिए। 73 हमें ये कहता है कि किसी भी अपराधी को अगर आप एकांत परिरोध में रख रहे हैं तो पहली शर्त तो ये है कि वो एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास हो। दूसरी बात देखिए क्या लिखी इन्होंने कि जो एकांत परिरोध दिया जा रहा है वो किसी भी हालत में 3 महीने से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 साल की सज़ा मिली है, मुझे 10 साल की सज़ा मिली है, मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो किसी भी हालत में जो एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, पहली बात। उसके बाद में इम्प्रिजनमेंट ए पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर मुझे किसी अपराध के बदले, जैसे मान लीजिए मैं चोरी के मामले में पकड़ा गया, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस जो है वो मुझ पे साबित होता है और मुझे
पनिशमेंट दे दी जाती है। मान लीजिए मुझे 7 साल की पनिशमेंट दे दी जाती है। 7 साल की पनिशमेंट के साथ साथ में मैं कोई 50,000 जो है वो फाइन भी भर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो सेकंड बेसिक कंसेप्ट है हमारी 73 के अंदर ये कि अगर आपको सजा दी गई है, जेल की बात अगर यहाँ हो रही है, इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। अगर आपको सजा नहीं दी गई है, सिर्फ फाइन लगाया गया है, तो आपका 73 एप्लीकेबल नहीं होगा। समझिएगा, सेक्शन आईपीसी के आप देख सकते हैं 64, 65, 66, 67, इनमें यह बताया गया है कि अगर किसी अक्यूज्ड को फाइन की बात हुई है कि साहब आपको फाइन पे करना है, बस आपका पनिशमेंट ये इम्प्रिजनमेंट नहीं, खाली पनिशमेंट है कि आपको फाइन पे करना है, और इस बेचारे के पास फाइन नहीं है। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे ये कहा गया कि आप यहां 500 फाइन पे करो, पर मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इस 500 रुपये के बदले में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ, इस 500 रुपये के बदले में अगर मुझे सजा मिलती है, इम्प्रिजनमेंट मिलती है, मान लो 2 महीने की मिल गई, तो कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अप्लाई नहीं होगा। इस 2 महीने के अंदर कभी भी मुझे एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जो सजा मुझे मिली है, ये जो इम्प्रिजनमेंट मुझे मिली है, इन लिeu ऑफ फाइन मिली है। तो इसका मतलब अगर ये इन लिeu ऑफ फाइन है तो 73, 74 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन फाइन तो है, पर साथ के साथ मुझे सजा भी मिली थी, तो हमारा सब ये आपका 73 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइन के मामले में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। तो 2 बातें यहां ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये कि फाइन के बदले में अगर आपको सजा मिल रही है, जेल हो रही है, तो वो हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ वही होता है जहां रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो। दूसरी बात, मान लीजिए कि फाइन के बदले में मुझे 2 महीने की सजा मिली है कि 2 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा, पर मैंने भाई चौथे दिन ही फाइन दे दिया, पे कर दिया, तो चौथे दिन ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी हालत में नहीं होगी। और अगर सब्सटेंटिव पार्ट है, आपकी जो पनिशमेंट है, जो जेल आपको हो रही है, वो एक सब्सटेंटिव सेंटेंस का पार्ट है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि इन लिeu ऑफ फाइन अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है, जेल हो रही है, तो 73 एप्लीकेबल नहीं होगा। और 73 नहीं होगा तो ऑब्वियसली 74 भी नहीं होगा। नेवर फॉर द होल टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुडिशरी के एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ ही 15 डेज की इम्प्रिजनमेंट मिली है, सिर्फ 15 डेज की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो भी रिगरस है, यानी कि कठोर सजा मिली है 15 दिन की, तो 3 महीने तक की तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही सकते हैं ना मेरे को। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मुझे 15 दिन की मिली है, टोटल इम्प्रिजनमेंट 15 दिन की मिली है, तो 15 के 15 दिन मेरे कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपको सजा मिली है, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वो हमेशा ही उससे कम होगी। अगर मेरे को 1 साल की सजा मिली है तो भाई 3 महीने तक की हो सकती है, 10 साल की मिली है तो भी 3 महीने तक की हो सकती है ना। मतलब ये मैं आगे लिमिटेशन में बता दूंगा आपको कि किस किस तरह से होएगी। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी समझनी है कि जितनी मेरे को इम्प्रिजनमेंट मिली है टोटल, उतनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब टोटल इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्लियर हुई बात ये। तो ये कुछ बातें 73 के अंदर है। अब आ जाओ लिमिटेशन के अंदर। अगर मुझे सजा मिली हुई है 6 महीने तक की, जैसे मान लो कि जज साहब कहते कि भाई ये वर्मा जी को 6 महीने की कठोर कारावास की सजा दी जाती है विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो जज साहब यहाँ बाउंड हैं किस बात के लिए, वो 1 महीने से ज़्यादा मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। 6 महीने तक की अगर मेरी सजा है तो 1 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। अब ये उनकी मर्जी है, 10 दिन का दे, 15 दिन का दे, 30 दिन का दे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो किसी भी हालत में 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर मेरी सजा 6 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं है, तो 6 महीने से एक्सीडिंग 6 मंथ्स एंड अप टू 1 ईयर, तो मुझे 2 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। और अगर 1 साल से ज़्यादा है, मान लो मेरे को 7 साल की सजा दे दी,
10 साल की सजा दे दी मेरे को, तो किसी भी हालत में 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। तो 73 के अंदर क्या बताया हुआ है, एक तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वहीं पे ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। दूसरी बात 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरी बात, अगर फाइन के बदले में आपको सज़ा मिली है तो 73 एप्लीकेबल नहीं होगा। और चौथी बात, कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और टोटल ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट इक्वल नहीं हो सकती। और इसके बाद में फिर लिमिटेशन के अंदर ये भी बात 73 के अंदर ही है कि अगर मुझे सजा 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक की है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। और 6 महीने से ज़्यादा की मेरे को इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है पर 1 साल से ऊपर नहीं है, मान लो कहते जी वर्मा जी को 1 साल तक जेल में रखो, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने तक की मैक्सिमम हो सकती है। और अगर 1 साल से ऊपर मेरे को जेल में डाल दिया गया है, सजा मेरे को मिलती 5 साल, 4 साल, 10 साल, तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 मंथ की होगी। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एरिया है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ड्यूरेशन है और ये मेरी टोटल इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है। तो ये बातें थी आपकी 73 में, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं 74 क्या कहता है। 74 में बेसिक सी 3 बातें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि जब भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाए, अगर वो कंटिन्यू रखा जाए तो 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन नेवर एक्सीड 14 डेज। अब देखो, अगर मेरे को 1 महीने की मिल रही है तो भी तो 14 दिन से तो ऊपर हो गया ना, 2 महीने की मिल रही है तो भी 14 दिन से ऊपर हो गया, 3 महीने की मिल रही है तो ये तो 90 दिन हो गया, 14 डेज से तो ऊपर ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को 1 महीने पूरा कंटिन्यू रखा जाए, 2 महीने पूरा कंटिन्यू रखा जाए या 90 दिन पूरा कंटिन्यू रखा जाए, नहीं। किसी भी हालत में आप 14 दिन से ज़्यादा किसी भी अक्यूज्ड को कंटिन्यूसली 14 दिन से ज़्यादा आप उसको कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए पहले 14 दिन मेरे को, जैसे मान लीजिए मेरे को 2 महीने की सज़ा मिली है सिर्फ, और वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जनवरी और फरवरी 2 महीने मैंने जेल में रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में 2 महीने रहना है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 6 महीने वाली कैटेगरी में आ गया ना मैं। तो ऐसी सिचुएशन में 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मुझे मिल सकती है, 2 महीने में से 1 महीने की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होएगा, जनवरी के 14 दिन मुझे जेल में रखा जाएगा, 15वें दिन नहीं, 15वें दिन मुझे बाकी कैदियों के सामने साथ रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह के पागल ही हो जाऊं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो 14 दिन मुझे जेल में रखा जाएगा, एकांत में रखा जाएगा, दूसरों से अलग। उसके बाद में फिर मैं बाकी जो इम्प्रिजन्स है, जो कैदी हैं, मैं उनके साथ रहूँगा। फिर एक ड्यूरेशन के बाद वापस मुझे 14 दिन जो है वो एकांत में रखा जाएगा। ऐसे करके मेरा 1 महीना पूरा किया जाएगा। तो एक चीज़ तो अपने को ये ध्यान रखनी है, ये किसी भी हालत में जो कंटिन्यूसली इम्प्रिजनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिएगा दूसरी बात है, इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मुझे इस पॉइंट पे क्वेश्चन राइज करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 मंथ की कंसेप्ट मैंने आपको बताई है कि 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब, जब मुझे एक्चुअल जो मुझे इम्प्रिजनमेंट मिली है वो 1 साल से ज़्यादा है, तो 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पर भी 3 मंथ वर्ड यूज है, लेकिन बच्चों ये 3 मंथ टोटल इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है। अब आप पॉइंट समझिएगा। 74 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को सजा मिली है 3 महीने से ज्यादा, मान लो मेरे को ही मिली है, अगर जज साहब ये कह दे कि भाई आरपी वर्मा जी को 2 साल की सजा दी जाती है, 2 साल वो जेल में रहेंगे, तो यहां पर जो टोटल इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ऊपर होगी कि नहीं होगी। तो ये 3 महीने और जो 73 के अंदर आपको 3 मंथ की बात है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स मत कीजिएगा। तो मेरे को अगर सजा ही मान लीजिए 2 महीने की मिली हुई है तो 14 दिन वाली बात अप्लाई हो जाएगी। पर अगर मेरे को सजा 3 महीने से ऊपर की मिली हुई है, ये क्या है, टोटल इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 1 महीने में मुझे कंटिन्यूसली 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जा सकता है। समझिएगा इस बात को। मान लीजिए मुझे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया,
तो 2020-21 और 21-22 ये 2 साल में जेल में रहूँगा। तो 2 साल का मतलब तो 24 महीने हो गया, ठीक है। और 2 साल तो मेरे को मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, वो 73 में बता दिया गया, 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब ये 3 महीने मेरे कैसे पूरे होंगे? जनवरी में जिस साल मेरे को जेल में डाला है, जिस महीने मेरे को जेल, उस महीने 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। फिर अगले महीने आ जाओ फरवरी में, वहाँ 7 दिन रख लो, फिर मार्च में 7 दिन रख लो, फिर अप्रैल में 7 दिन रख लो। यूं करके मेरे 3 महीने पूरे हो जाएंगे। और अगर मान लो मेरे को सजा ही 2 महीने की मिली हुई है, जनवरी और फरवरी की, तो जनवरी में 14 दिन रख लो और फरवरी में 14 दिन रख लो, क्योंकि 2 महीने में 1 महीने का तो मेरे को मिल ही सकती है ना। तो बस ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि 74 के अंदर जो 3 मंथ की बात की हुई है वो ये है कि आपको टोटल इम्प्रिजनमेंट अगर 3 महीने से ज़्यादा की मिल रही है तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा आपको अकेला नहीं रखा जाएगा। और अगर सज़ा ही 3 महीने से कम है या 3 महीने तक की है तो फिर 1 महीने में 14 दिन भी आपको अकेला रखा जा सकता है। तीसरी जरूरी बात, अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जितना टाइम आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है उतना टाइम ही आपको कैदियों के साथ जरूर रखा जाएगा। अब आप इस बात को यूं समझिए भी, मेरे को 3 महीने कंटिन्यू जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना। 3 महीने कंटिन्यू का मतलब इस महीने 7 दिन, फिर अगले महीने 7 दिन, फिर उससे अगले महीने 7 दिन, 7 दिन मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। तो अब ये जो 2 कन्फाइनमेंट है मेरे 7 दिन की, इनके बीच में जो मिनिमम गैप है वो उतना ही होना चाहिए, मिनिमम उतना ही होना चाहिए जितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ड्यूरेशन है। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर मेरे को 14 दिन के लिए जनवरी में कन्फाइनमेंट में रखा गया, 14 दिन के लिए, और 14 दिन मेरे को फरवरी में रखना है, तो ये जो 2 मेरी अलग अलग कन्फाइनमेंट है ना, इनमें मिनिमम गैप 14 डेज का होना ही होना चाहिए। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन जितना आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है कम से कम उतना ही गैप आपके नेक्स्ट कन्फाइनमेंट के और इस कन्फाइनमेंट के बीच में होना चाहिए। अब मेरे को अगर मान लो 4 साल की सज़ा मिली है, तो 4 साल की सज़ा मिली है तो इसका मतलब 1 महीने में 7 दिन तो रखा जा सकता है मेरे को। तो पहले मैंने 7 दिन रखा, दूसरे महीने फिर 7 दिन रखा, तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 1 तारीख से 7 तारीख तक मैं रहता हूँ, ठीक है, तो 8 तारीख से लेकर 30 से 31 तारीख तक का गैप हो गया कि नहीं हो गया। अगले महीने फिर मेरे को 1 तारीख सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दो। पर मान लो कि जेलर साहब जो है उन्होंने मेरे को 23 को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, तो 30 तक यानी कि 30 तारीख तक मैं रहा। उसके बाद जेलर साहब चेंज हो गए। अब जो दूसरे जेलर आए वो क्या अगले महीने की 1 तारीख को मुझे डाल सकते हैं क्या, या 2 तारीख को 5 तारीख को डाल सकते हैं क्या? तो जो मेरी लास्ट डे ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था उससे और अब जो नई मेरे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल रही है उसके बीच में पहले 7 दिन का मिला था, तो कम से कम 7 दिन का गैप होना ज़रूरी है। तो बच्चों ये आपका 74 था, तो बड़ा इजी टॉपिक है आपका। अब यहाँ पे लास्ट में जो अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, ये प्रोविज़न देने वाले जो अंग्रेज़ हैं यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, अगर हम आज की तारीख में उनकी बात करें बच्चों, तो ग्रेट ब्रिटेन में और इवन यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं सब में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को रिपील कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में खुद ब्रिटेन में भी इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया जाता। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो जिन अंग्रेज़ों ने हमारे लिए कानून बनाया था वहाँ उन अंग्रेज़ों के यहाँ ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता, हमारे आज भी हो रहा है। तो जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़र में ये आया, जिस तरह से उन्होंने अडल्ट्री को चक दिया, भाई अडल्ट्री इज़ नो क्राइम, वैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी ये उड़ा देंगे कभी ना कभी, है ना।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन कंट्रीज में, इवन इंग्लैंड के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होती। अब अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है इसकी कंसेप्ट बहुत ही कम यूज होती है। इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1978 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जिसका नाम था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो वहां पे आपको सुनील बत्रा का केस जरूर मिलेगा कि किसी भी अक्यूज्ड को विद इन 24 आवर्स जो है वो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, है ना, बहुत सारी बातें उसके अंदर मिली। तो यहाँ पे सुनील बत्रा के मामले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके भी जो है वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि एक्सेप्शनली ही इसको यूज किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई बहुत ही खतरनाक अपराधी है, उनके लिए आप 73 यूज करो, अदरवाइज 73 का यूज करो ही मत। और दूसरी बात इसके अंदर इन्होंने बताई कि अगर अक्यूज्ड खुद कह दे कि साहब मुझे इन कैदियों के साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है, मैं एकांत में रहना चाहता हूं, अगर खुद कैदी चल के ये बात कहे तो भैया दो काम कर लेना। एक तो उससे राइटिंग में लिखवा लेना, साइन करवा लेना, और जितने भी अथॉरिटीज हैं उन सबसे परमिशन लेके ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुद जज साहब चाहे तो एक्सेप्शनली इसका यूज कर सकते हैं। और किस मामले में? हैबिचुअल ऑफेंडर्स के मामले में। और अगर मान लीजिए खुद ऑफेंडर, खुद अक्यूज ये चाहता है कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो उसकी फुल कंसेंट हो, सारी अथॉरिटी जिससे अवेयर हो, तो ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलनी चाहिए। तो बच्चों ये एक इजी टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम 1 by 1 जो है वो आईपीसी के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, एंड प्लीज़ share this channel to all other students. Thank you students, thank you very much.